यानी कि उसका रिसीवेबल भी डेबिट होगा विथ 80,000 80,000। 80,000 हमारा रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। रिसीवेबल अकाउंट भी क्या होता है, बेसिकली करंट एसेट्स ही होते हैं। उधार, किसी बंदे को उधार में एक चीज़ बेच दी तो उसकी हम सेल तो आज रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन हमें ये पता लगे इस बंदे से उधार इससे पैसे लेने हैं, तो वो जो उधार की एंट्री है वो रिसीवेबल कहलाती है, और वो कस्टमर से, तो उसको हम रिसीवेबल अकाउंट करंट एसेट्स में क्लासीफाई होता है। अगर ये कैश में रिसीव किया होता है हमने एट द स्पॉट, तो हम क्या करते हैं, बैंक कैश अकाउंट को कैश इन हैंड का अकाउंट करते डेबिट और सेल्स का अकाउंट कर देते क्रेडिट। बाकी सारी एंट्री सेम रहती। क्योंकि हमने इससे 1 महीने के बाद पैसे लेने हैं, तो इसलिए हमने इसकी जो एंट्री पास की है वो है करिए कि रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। नाउ 11th एंट्री पर आते हैं, तो टू रिकॉर्ड द कलेक्शन इन बैंक अकाउंट ऑफ सेल ऑफ ट्रेडिंग इन्वेंट्री फ्रॉम XYZ कस्टमर। अब जो हमने 80,000 की सेल की थी, आज उसकी रिकवरी आने वाली है। ये देखें, मैंने बताया था कि जैसे 1 मंथ क्रेडिट टर्म्स के ऊपर हमने ये कस्टमर को सेल की थी इन्वेंट्री, और ये हमने 15 फरवरी को इन्वेंट्री एग्जीक्यूट करके उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दी थी 15 फरवरी को। और आज हम 15 मार्च पर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि 15 मार्च पर उसकी कलेक्शन का चेक आ चुका है, उसका पेमेंट का चेक आ चुका है, जो कि हम अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने जा रहे हैं, जो कि 80,000 से हमने सेल किया था। उसकी जो इन्वेंट्री को जो सेल किया था वो 80,000 में सेल किया था। तो 80,000 से हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं नंबर 11th एंट्री में एट द डेट ऑफ 15 मार्च 2024। दैट इज़ बैंक अकाउंट पे हमारे पैसे आ रहे हैं 80,000, तो वो हम अकाउंट कर रहे हैं डेबिट, बैंक को अकाउंट कर रहे हैं डेबिट। इसी तरह से रिसीवेबल का अकाउंट जो कि हमने इससे पहले डेबिट किया था, उसी अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये हमारा रिसीवेबल का अकाउंट नॉक ऑफ होके एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर से बैलेंस एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि जो 80,000 हमने क्रिएट किए थे, वही रिसीवेबल अकाउंट को जब हमने क्रिएट किया तो ये बैलेंस होकर सेट ऑफ हो गया। अब रिसीवेबल अकाउंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, और जो भी पैसे थे वो हमने रिकवर कर लिए, रिसीव कर लिए, और हमने रिकॉर्ड भी कर लिए। 11th एंट्री में हमने ये लर्निंग की कि किस तरह से हम कलेक्शन रिकॉर्ड करते हैं किसी भी इन्वेंट्री को जब सेल करते हैं। अच्छा, नंबर 12th एंट्री क्या है कि कंपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर कर रही है। अब जाहिर है उसने बहुत सारी व्हीकल्स, मैंने बताया था डिलीवरी व्हीकल्स भी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, तो अभी वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग को उसको लगा कि मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, और मैं फ्यूचर में जाके मुझे कहीं ऐसा ना हो कि फायर की वजह से मेरी बिल्डिंग में आग लग जाए और ओवरऑल पूरी फैक्ट्री चल जाए। तो उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, बेसिकली रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कि कंपनी में अगर फायर लग जाए और सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद हो जाएँ और सारी चीज़ें जो है वो जल के राख बन जाएं, तो या पार्शियल फॉर्म में भी फायर लगे, तो जो जो डैमेजेस कंपनी को होते हैं उस फायर लगने की वजह से, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से उनकी वैल्यू क्लेम करती है कंपनी कि ये मुझे इंश्योरेंस जो है वो इतना मैंने रखवाया हुआ था आपके पास, अब आप मुझे उतने की वैल्यू के हिसाब से वो वैल्यू दोबारा से दें। तो इंश्योरेंस कंपनी ये उनका बिजनेस ही यही होता है कि वो रिस्क टेकर होते हैं, और वो कंपनी के रिस्क को अपना रिस्क बनाकर उनसे प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो उन्होंने इस रिस्क को लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक पॉलिसी डिफ़ाइन की और एक पॉलिसी एक्वायर की कंपनी ने, जो कि 12 महीने की हिसाब से पॉलिसी रिन्यू होती है। तो 12 मंथ के हिसाब से जब पॉलिसी ख़रीदी कंपनी ने, वो उसको कितने प्रीमियम पे परचेज़ किया, यानी कि 1,20,000 रुपये पे। ओवरऑल कंपनी की टोटल मालियत थी, मैंने बताया था टोटल कैपिटल था 10 लाख का, जिसमें से 6 लाख और 2-2 लाख करके थी। तो 6 लाख की बिल्डिंग को इन्होंने कवरेज करने के लिए 1,20,000 रुपये पर ईयर दिए, ताकि मेरा बिल्डिंग सिक्योर हो जाए, उसमें इंश्योरेंस से वो सिक्योर हो जाए, और कभी भी फ्यूचर में मसला होता है और फायर वगैरह के इश्यूज़ आते हैं, तो मैं इसको जो बिजनेसमैन जो है वो उसको कवर अप कर सके। तो 12th एंट्री में हम ये करना चाह रहे हैं कि उसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी की एक XYZ TPL कंपनी है, उस TPL कंपनी से एक्वायर की ये पॉलिसी। TPL इंश्योरेंस वेल नोन कंपनी है पाकिस्तान में। तो ये अब वो इसकी एंट्री क्या करेगा
1 जून को ये एक्वायर कर रहे हैं, 1 जून 2024। अच्छा, 30 जून को हमारी क्लोजिंग भी है, तो ये बिल्कुल क्लोजिंग से 1 महीने पहले एक्वायर कर रहे हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो रिकॉर्डिंग क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट होगा डेबिट, और बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से चेक बन के उस वेंडर को जाएगा, टीपीएल कंपनी को, तो 1,20,000 के हिसाब से अमाउंट पे चेक बन जाएगा। तो इस तरह से ये इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट भी हो गई और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग में हमने प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों लिखा, हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा? इसकी वजह ये है कि कंपनी अगर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पॉलिसी अगर लेती है, मैं आज बिजनेसमैन पॉलिसी लेता है और उसको फ्यूचर 12 मंथ तक के लिए उस इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज़ करेगा, तो आज की डेट पे तो वो एक्सपेंस आउट अगर मैं कर दूं सारा का सारा ओवरऑल एक्सपेंस, तो वो डेफिनेटली मेरी एक ही महीने के एक्सपेंस में सारे ओवरऑल एक्सपेंस क्लासीफाई कर जाएंगे, जो कि गलत है। हर महीने का एक्सपेंस उस महीने के हिसाब से उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हर मंथली एक्सपेंसेस के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन जानी चाहिए कि कितना कितना एक्सपेंस है। तो ये क्योंकि 1,20,000 12 महीने के लिए थे, तो हमने इसको अब इसकी जो रिकॉर्डिंग की कि ए प्रीपेड एज अ एसेट रिकॉर्ड हो गया, जो कि अब फ्यूचर में कंज्यूम होगा स्लोली ग्रेजुअली, जैसे जैसे मंथ गुजरते जाएंगे हर मंथ की एक एंट्री पास होगी, वो नेक्स्ट एंट्री में हम बता रहे हैं आपको। तो अब हम 30 जून 2024 को ईयर क्लोज करने जा रहे हैं, और इस पे हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि वही इंश्योरेंस जो हमने एक्वायर किया था उसकी 1 महीने का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, क्योंकि 1 जून को एक्वायर हुई थी और 30 जून आ गया है क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो हमें उसी प्रीपेड जो हमने 1,20,000 में से 10,000 की सर्विसेज कंपनी ने एक्वायर कर ली है, एक तरह से इंश्योरेंस अब हो गई एक्सपायर। अब उसके बाद 1,10,000 की अमाउंट का इंश्योरेंस बचा है, जो कि फ्यूचर में कंज्यूम करेगा। तो इस वक्त हम एंट्री पास करेंगे 30 जून 2024 पर कि इंश्योरेंस एक्सपेंस करेंगे अकाउंट डेबिट, और प्रीपेड जो एसेट का अकाउंट करेंगे क्रेडिट। इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता रहेगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और बिल्कुल जब 12 महीने 12 मंथ गुजर जाएंगे तो ये प्रीपेड का अकाउंट 1,20,000 से फिर 1,10,000, फिर 1,00,000, फिर 90,000, 80,000, और 12 मंथ के बिल्कुल राइट एट द एंड ये अकाउंट हो जाएगा ज़ीरो, और ये सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर हर महीने के। इस तरह से ये इसकी रिकॉर्डिंग होती है इंश्योरेंस की पॉलिसी की। फिर हम 14th हम एंट्री करने जा रहे हैं कि कंपनी का जो एसेट इन्होंने एक्वायर किया है बिजनेसमैन ने, ये 30 जून के ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। आपको पता होगा कि जो भी एसेट एक्वायर होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक्वायर होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू है डिटेरियोरेट हो जाती है, और जैसे कुछ हर एक कंपनी में जो भी एसेट एक्वायर होता है उसकी एक नई लाइफ डिफाइन करनी पड़ती है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप उसकी लाइफ एसरटेन करें, और फिर उसकी लाइफ के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन यानी कि उसका वियर एंड टीयर वैल्यू रिकॉर्ड करते करते उसका जो कॉस्ट है वो एक साथ एक ही महीने में रिकॉर्ड ना करें, उसकी कॉस्ट को एलोकेट करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी उसकी लाइफ है। अगर एक एसेट हम अक्वायर करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए, और उसका 10 लाख का एसेट हमने अक्वायर किया है, तो हर साल के अंदर 1-1 लाख रुपए के हिसाब से हम उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और 10 साल पे जब एंड हो रहा होगा तो वो डेप्रिसिएशन हो चुका होगा 10 लाख रुपए, और एसेट का अकाउंट भी हो चुका होगा रिड्यूस होकर ज़ीरो। तो इट मीन्स के एसेट और डेप्रिसिएशन जो हमने अप्लाई किया उससे क्या हुआ कि 10 साल के बाद वो एसेट नज़र ही नहीं आएगा, उस फिज़िकल फॉर्म में तो नज़र आ रहा होगा उस कंपनी के अंदर, लेकिन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वो हो जाएगा ज़ीरो। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो भी एसेट एक्वायर करें उसकी लाइफ को डिफाइन करें एट द स्टार्ट ऑफ एनी, बिफोर यूज़ आप उसकी लाइफ एसरटेन करें और उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, या मंथली बेसिस पर, वॉट एवर सूट्स। पहले इसकी लाइफ डिफाइन करें। इसके हम डिफरेंट मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, वो हम फिर फ्यूचर स्लाइड्स में जब फ्यूचर एक इसके डिफरेंट तरीके से इसको असेस करेंगे कि कितने तरह के डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं। तो यहाँ करंटली अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6 मंथ का आउट ऑफ बिल्डिंग लाइफ ऑफ 6 ईयर, जिसकी हमने बिल्डिंग एक्वायर की थी उसकी लाइफ थी 6 ईयर्स। अच्छा, 6 ईयर्स है तो डेफिनेटली 6 लाख
जो उसकी कॉस्ट थी उसको हमने डिवाइड कर दिया 6 से, तो हमारे पर ईयर 1 लाख की डेप्रिसिएशन आई एक ओवरऑल। अब इसी 1 लाख की डेप्रिसिएशन हमने 1 साल के लिए असेसमेंट कर ली कि 1 साल पे तो 1 लाख रुपए अप्लाई होंगे इसकी डेप्रिसिएशन के। तो क्योंकि हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी को और आज हम खड़े में 30 जून 2024 को, यानी कि 6 महीने गुजरे हैं। और इस 6 महीने में डेप्रिसिएशन भी 6 महीने के हिसाब से ही लगनी चाहिए, बल्कि पूरे साल के हिसाब से नहीं लगनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहता है कि जितना आपका उस पीरियड से रिलेट करता है आप उतना ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। तो ये हम इसकी क्या है, 1 लाख रुपए पूरे साल के थे एक्सपेंस, और इसकी डिवीजन करके हमने पर 6 मंथ की बने 50,000 अमाउंट। यही 50,000 अमाउंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ एसेट, वो हो जाएगा क्रेडिट। 50,000 से, और 50,000 से डेबिट, 50,000 से क्रेडिट, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया और एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट भी क्रिएट हो गया था। एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब ये है कि एसेट सिस्टम में उस लेजर में उतने ही अमाउंट पे नज़र आ रहा होता है, बस एक दूसरा एक अकाउंट हम क्रिएट कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जो कि होता उसी एसेट के ही पोर्शन में, लेकिन वो उसको काउंट्रा कर रहा होता है अलग से एक लेजर में। अगर हम उसी में एंट्री कर देंगे, उसी लेजर में एंट्री कर देंगे, तो हर साल क्या हर वक्त उसकी जो है वो एग्जैक्ट कॉस्ट पता नहीं लगेगी कि एग्जैक्ट कॉस्ट इसकी थी क्या। तो इसकी कॉस्ट अपनी जगह पे रहती है, अपने लेजर में रहती है। कॉन्ट्रा एसेट से हम इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के एक अकाउंट खोलते हैं और उसके अंदर रिकॉर्ड करते रहते हैं, और जैसे जैसे ये रिड्यूस होता रहता है तो एक वक्त आता है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं अपने सिस्टम से। तो ये इसका बेसिकली तरीका होता है। और 15th एंट्री हम करते हैं 30 जून को। हम जैसे हमने डेप्रिसिएशन पास किया बिल्डिंग के ऊपर, तो दूसरी हमारे पास जो है वो जो व्हीकल्स थी उसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन पास करने जा रहे हैं, टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट ऑफ द व्हीकल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। जो व्हीकल हमने एक्वायर की थी उसकी ईयर ऑफ लाइफ है 5 ईयर्स, और इसी तरह से जब हमने 5 ईयर्स पे उसको कॉस्ट को एलोकेट किया, इट मीन्स कि 1 लाख की जो कॉस्ट थी व्हीकल की, अब उसको 5 सालों पर डेप्रिशिएट होते हुए ज़ीरो होना है। तो पर ईयर की डेप्रिसिएशन जो आई वो 1 लाख डिवाइड बाय 5 दैट इज़ इक्वल टू 20,000। 20,000 के हिसाब से हम इसको पर ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 6 महीने का गुजरा है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि हमने बिजनेस ही स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2024 को, और 30 जून 2024 को हम क्लोज करने जा रहे हैं इस साल को, तो यानी कि 6 महीने गुजरे हैं। तो 6 महीने के हिसाब से हम फिर इसको डिवाइड करेंगे 20,000 को, तो यानी कि 20,000 था पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए, तो 10,000 परटेन्स टू 6 मंथ, और 6 मंथ के हिसाब से हम एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो हमने सारी 15 एंट्रीज की हैं, बेसिकली हमने यही परफॉर्म करनी होती हैं एक बिजनेस में। अकाउंटिंग एंट्री परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टवेयर या जो सिस्टम होता है वो खुद उसको ट्रांसलेट करता है ट्रायल बैलेंस में, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पर उससे खुद बन रही होती हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को समझा रहा हूँ तो इसलिए उसमें आपको बताता हूँ कि किस तरह से अब जो है वो इसमें रिफ्लेक्शन आएगी। तो अभी इस ट्रायल बिफोर गोइंग टू द ट्रायल बैलेंस हम बात करते हैं जर्नल लेजर की, कि हमने जो पास कर दी सारी एंट्रीज, उसमें एक लेजर जो है उसका बिहेवियर क्या होता है, वो कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है और उसका बैलेंस क्या बन रहा होता है। तो हम ट्रायल बैलेंस पे जाने से पहले पहले ये देख लें कि हर लेजर हर अकाउंट का होता है। हर अकाउंट का लेजर, जो मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट अलग होते हैं, इसी तरह से कैश इन हैंड का अकाउंट था हमने यूज़ किया था, हमने प्रीपेड का अकाउंट यूज़ किया था, प्रीपेड इंश्योरेंस का। इसी तरह से हमने पेबिल का अकाउंट यूज़ किया था, ABC लिमिटेड पेबिल, BMW लिमिटेड एक हमने अकाउंट यूज़ किया था। इस तरह सैलरी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया था। जितने भी अकाउंट हैं इनके सबके सेपरेट लेजर अलग अलग खाते बन रहे होते हैं सॉफ्टवेयर में, और उस लेजर में उसकी ओपनिंग ट्रांजैक्शन से लेके ड्यूरिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सब सीरियली आ रही होती है सीक्वेंशियल फॉर्म में। तो ये जनरल लेजर का ये फॉर्मेट होता है जो मैं अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि सबसे पहले कॉलम होता है डेट का, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं कि भाई हम क्यों ये ट्रांजैक्शन एंट्री परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम होता है। फिर वो अकाउंट होता है जिस अकाउंट के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट की।
तो बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, और उसके आखिर में होता है रनिंग बैलेंस, यानी कि रनिंग बैलेंस उस बैलेंस को रिड्यूस कर रहा होता है जो हमने ओपनिंग बैलेंस में लिखा होता है और जो ट्रांजैक्शन के बिना पर बन रहा होता है। ये इसी तरह से है जैसे आप बैंक स्टेटमेंट देखते हो, किसी भी आपका बैंक अकाउंट होगा तो बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें भी यही हो रहा होता है कि आपने जो पैसे डिपॉजिट करते हैं उसके बाद जो जो रिड्यूस कर रहे होते हैं, पेमेंट चेक निकाल रहे होते हैं, उसमें से विदड्रॉ कर रहे होते हैं, तो वो अमाउंट रिड्यूस कर रहा होता है। तो लेजर भी एज इट इज़ वैसे ही प्रोसीजर पे फॉलो हो रहा होता है। तो पहली एंट्री हमारी जैसे 2 लाख थी तो 2 लाख से अकाउंट हुआ डेबिट, फिर उसके बाद हमने ABC वेंडर को चेक की पेमेंट की, तो हमने परचेज़ किया था व्हीकल तो 1 लाख उसको चेक दे दिया था, तो हमारा रनिंग बैलेंस रिड्यूस होके बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रह गया था। फिर उसके बाद हमने कलेक्शन की, वो जो इन्वेंट्री सेल की थी 80,000 में, तो हमने 80,000 कलेक्ट किए, इस तरह से 1,80,000 हो गए। देन फिर हमने क्या किया कि बिल्डिंग की इंश्योरेंस के पैसे दिए 1,20,000 थ्रू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हमारा जो रनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 30 जून, जो लास्ट हमने एंट्री पास की है 1 जून को, उसके बाद से तो कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं हुई बैंक अकाउंट के अंदर। तो 1 जून को जो बैलेंस था दैट इज़ ऑल्सो द बैलेंस ऑफ 30 जून 2024, कि उसके बाद जब कोई एक्टिविटी नहीं आई इसमें, तो यही बैलेंस है जो कि आखिरी बैलेंस है, दैट इज़ 60,000। तो ये हम आपको बताएंगे कि ये ट्रायल बैलेंस में ये वाला बैलेंस जो है वो 30 जून को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर में हमने जो एंट्री की थी 1 जून को 1,20,000 की, उसमें से हमने जब इंश्योरेंस एक्सपेंस की एंट्री 10,000 की पास की, तो वो पहले इनिशियल एंट्री 1 जून को उसका बैलेंस था रनिंग बैलेंस 1,20,000। फिर जब हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस की एंट्री की तो उसमें से वो रिड्यूस होके 10,000 बच गया और 10,000 कम हो गए और 1,10,000 रुपये रिमेनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस का बाकी रह गया। प्रीपेड इंश्योरेंस का नेचर जो होती है वो करंट एसेट्स होती है और ये 1,10,000 रुपये करंट एसेट्स के प्रीपेड इंश्योरेंस में ट्रायल बैलेंस में अभी आपको नज़र आएंगे। अच्छा, जनरल लेजर हम बात कर रहे हैं पेवेल ABC कंपनी का, जिससे हमने एक्वायर किया था। अब ये टू परचेज द डिलीवरी व्हीकल, जिससे हमने परचेज किया था ABC लिमिटेड, उससे हमने 1 लाख का व्हीकल परचेज किया था 2 जनवरी 2024 को। तो हमारा लाइबिलिटी अकाउंट, ये बेसिकली है लाइबिलिटी अकाउंट। तो लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस भी जो रनिंग बैलेंस होता है वो भी क्रेडिट होता है, और क्रेडिट को डिफाइन होता है बैलेंस में नेगेटिव करके, यानी कि माइनस करके। -100,000 हमने लिख दिया इसके अंदर। इस जो भी एंट्री पहली पास हुई इस 2 जनवरी को वेंडर व्हीकल को लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट हो गया। तो उससे लाइबिलिटी के अंदर जो रनिंग बैलेंस था वो क्या नज़र आ रहा है, माइनस करके शो हो रहा है, मीन्स के दैट इज़ अ लाइबिलिटी। ऊपर वाले देखें अकाउंट वो सारे पॉजिटिव शो कर रहे हैं, दैट इज़ एन एसेट अकाउंट। तो इसी तरह से अब जब हमने 1 लाख की पेमेंट कर दी तो ये अकाउंट हो गया नील, यानी कि इसका बैलेंस 2 फरवरी को ही नील हो गया था। तो 30 जून के ऊपर भी इसका बैलेंस नील ही होगा, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट कर दी 2 फरवरी को और ये अकाउंट हो गया ज़ीरो। अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया था ये निचोड़ होता है उन सारी ट्रांजेक्शन्स का, उन सारे बैलेंसेस ऑफ लेजर का, जो आखिरी का बैलेंस आ रहा होता है हर एक लेजर में। यानी कि हर एक लेजर में जो 30 जून को जो बैलेंस आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में भी वही बैलेंस उठकर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा हर एक लेजर का। जो जो लेजर हमने क्रिएट किए हैं, अब उसमें लिस्ट है पूरी जो हमने क्रिएट किए थे ना इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो करंट एसेट्स के अंदर हमने बैंक अकाउंट भी ओपन किया था, उसके 60,000 बैलेंस आ रहा था, वो हमने अभी देखा। इसी तरह कैश इन एंड के अंदर 70,000 का बैलेंस आ रहा था। इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस में 1,10,000 का आ रहा था। लैंड एंड बिल्डिंग में 60,000 का आ रहा था बैलेंस। इसी तरह से व्हीकल एसेट क्योंकि एक्वायर किया था वो भी 1 लाख का आ रहा था। लेकिन क्योंकि हमने इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एक एंट्री पास की, तो उसका एक अलग कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्रिएट हो गया, जो कि इसी एसेट को रिड्यूस कर रहा है बाय बिल्डिंग बाय 50,000 एंड बाय व्हीकल बाय 10,000। तो ये ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्शन आ गई है उन सारे बैलेंसेस की 30 जून 2024 को, क्योंकि 30 जून को हम बेसिकली बनाने क्या जा रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जा रहे हैं और बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं इस 6 महीने की पीरियड की, और बैलेंस शीट देखने जा रहे हैं कि नेट वर्थ कितनी है हमारी इस कंपनी की 30 जून 2024 को। तो ट्रायल बैलेंस पहले
हम रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेक्स्ट हम स्टेप पे देख रहे हैं कि हमने ट्रायल बैलेंस में वो वाला पोर्शन देख लिया, हमने एसेट वाला पोर्शन देख लिया। अब हम देख रहे हैं लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस और सेल वाला, यानी क्रेडिट साइड में। अब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम देख रहे हैं करंट लायबिलिटी, कि वो सारी ज़ीरो आ रही हैं, क्योंकि हमने सबको पे कर दिया इस 6 महीने की ट्रांजेक्शन के अंदर। पेबल ABC कंपनी के जो 1 लाख क्रिएट हुए थे वो भी पे कर दिए, इसी तरह से सैलरीज क्रिएट की थी वो भी पे कर दी, तो वो भी ज़ीरो हो गई। BMW लिमिटेड की लाइबिलिटी क्रिएट की थी वो पे कर दी, तो वो भी ज़ीरो हो गई। तो ट्रायल बैलेंस में 30 जून को ज़ीरो बैलेंस आ रहा है, नील यानी कि ज़ीरो आ रहा है। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट हमारा वहीं स्टैंड कर रहा है, जो कि 10 लाख के हिसाब से। अब ये कैपिटल अकाउंट हम देखेंगे कि इस साल को क्लोज करने के बाद हमारा क्या जो है ना वो फाइनेंशियल नेटवर्थ क्या बनती है, तो वो हम देखेंगे बेसिकली। और अच्छा, हमने इस सारी ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो हमने एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग की है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ सेल की रिकॉर्डिंग की 50,000, 60,000, 20,000, 10,000, 60,000, ये सारे हमने एक्सपेंसेस पिछली एंट्रीज में पास किए हैं, जिसका लास्ट बैलेंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, हमने क्योंकि जितनी भी एंट्रीज की हैं उनके डेबिट और क्रेडिट उनके बराबर थे, और उनके रूल्स के मुताबिक हमने पास किए हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, जो मैंने जनरल एंट्री के रूल्स बताए थे, GL के रूल्स सेकंड स्लाइड में। तो उन स्लाइड जो रूल्स हमने पास, उसकी बेसिस पे जो एंट्री पास की है, उसकी डेबिट और क्रेडिट क्योंकि बराबर है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइन हो रहा है 11,40,000, यानी कि 1,140,000 के ऊपर डेबिट भी आ रहा है टोटल, और क्रेडिट का भी टोटल 1,140,000 का ही क्रेडिट आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमने सारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही पास की है। नाउ मूव ऑन टू द प्रॉफिट एंड लॉस। अब यही ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने लगे हैं, कि वो जो सेल अकाउंट था 80,000, वो हमने रिफ्लेक्ट किया क्रेडिट साइड पर, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है। इसी तरह एक्सपेंस क्योंकि जितने भी होते हैं वो इंक्रीज होते थे डेबिट, तो ये सारे ट्रायल बैलेंस से ही हमने डेबिट साइड पे सारे यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लिए 50,000, 60,000। तो ये टोटल एक्सपेंसेस हमारे हैं इस पूरे 6 महीने के एक्सपेंसेस जो हैं वो है 200,000, और हमारी जो सेल हमने इस पूरे 6 महीने में की है दैट इज़ 80,000। तो इसका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, तो डिफरेंस हमने बेसिकली लॉस किया है इस पूरे 6 मंथ के अंदर। तो इस लॉस को, क्योंकि लॉस फॉर द पीरियड है दैट इज़ 1,120,000, और ये 120,000 हम अपनी इक्विटी में लेके जाएंगे इसको, ताकि हमारे नेक्स्ट पीरियड के लिए ये सेल अकाउंट हो जाएंगे ज़ीरो, एक्सपेंस अकाउंट हो जाएंगे ज़ीरो, और वहाँ फ्रेश तरीके से 1 जुलाई 2024 को फ्रेश तरीके से सेल अकाउंट के अंदर एंट्री हो रही होंगी, और एक्सपेंस भी एंट्री हो रही होंगी, और उसमें फिर क्या होगा, ये जो 80,000 है ये नज़र नहीं आएंगे। ये 120,000 का जो डिफरेंस वैल्यू है, ये हम लेके चले जाएंगे इस डिफरेंस वैल्यू को इक्विटी सेक्शन में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करने का मकसद ये होता है कि यानी कि सेल्स के अकाउंट को क्लोज कर दें एट द क्लोज ऑफ द ईयर, और एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट को क्लोज कर दें, ताकि नेक्स्ट ईयर के अंदर ये बिल्कुल फ्रेश ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट हो। तो ये 120,000 का डिफरेंस, 120,000 का डिफरेंस लॉस का जो है, ये हम रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं इक्विटी साइड पर, जो कि हम आगे डिफाइन करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है इस वक्त कंपनी की बैलेंस शीट इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही है कि बैंक अकाउंट में 60,000 रखे हुए हैं 30 जून 2024 को, और बैलेंस शीट बनती है एज एट, और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ या जो भी पीरियड हो। तो बैलेंस शीट को हमेशा कहा जाता है कि ये आज की नेटवर्थ है, यानी कि एज एट। 30 जून को एसेट्स की क्या वैल्यू है, दैट इज़ 60,000 बैंक अकाउंट में है, कैश इन हैंड के अंदर 70,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस में इस वक्त 1,10,000, 1,10,000 है। इसी तरह से XYZ कस्टमर को क्योंकि पे कर दिया था, उससे कलेक्शन हो गई थी कंपनी को 80,000 की, तो वो अकाउंट हो गया था ज़ीरो। वरना अगर उसकी नई कलेक्शन होती और डेफर हो गई होती पेमेंट आगे के महीनों में, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही होती 30 जून से अगर आगे कर जाती। इसी तरह से ट्रेडिंग इन्वेंट्री भी ज़ीरो है। फिर हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की, कि नॉन करंट एसेट्स में जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 5,50,000 पर आ रही है, क्योंकि ये नेट होने के बाद बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है। जो मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस में एसेट भी था और कॉन्ट्रा एसेट भी अकाउंट था, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में बेसिकली वो वैल्यू आएगी।
कि लैंड एंड बिल्डिंग की नेट अब डेप्रिसिएशन अप्लाई करने के बाद अब नेट वैल्यू कितनी है, 5.5 लाख, यानी कि 550,000। इसी तरह से व्हीकल एसेट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो 90,000 पे रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वक्त, कि 1 लाख में से 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन अप्लाई हो गया इसका व्हीकल का। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट का जो करंट एसेट का पोर्शन है इसका क्यूमुलेटिव बैलेंस 2,40,000 है। इसी तरह से नॉन करंट एसेट जो टेंजेबल एसेट्स है कंपनी के, उसका जो बैलेंस है या उसकी वैल्यू जो है वो 6,40,000 है एज एट 30 जून 2024। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि करंट एसेट जो कि रेडिली कन्वर्टेबल अमाउंट है हमारी कैश में, कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो कितनी है हमारी वैल्यू, 2,40,000। और इसी तरह से जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो कंपनी के हैं 6,40,000। तो आज की डेट पर 30 जून 2024 के ऊपर एसेट्स की वैल्यू बनती है 8,80,000 ऑन टोटल। नाउ वी कैन रिव्यू करंट लाइबिलिटी पोजीशन। करंट लाइबिलिटी पोजीशन हमने सबको पे कर दिया था, तो करंट लाइबिलिटी में कोई भी वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बैलेंस शीट में 30 जून को, क्योंकि सब पे हो गए। जब लाइबिलिटी रही नहीं उसकी वेंडर की, तो बैलेंस शीट में ज़ीरो वैल्यू के ऊपर जाएगी करंट लाइबिलिटी। सिमिलरली अगर हम इक्विटी की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए की हमारी इक्विटी थी, लेकिन क्योंकि इस साल का हमारा, इस 6 महीने का हमारा जो लॉस हुआ है वो 120,000 का हुआ है, तो ये 1 मिलियन से, क्योंकि इक्विटी में कंपोनेंट्स हैं, इक्विटी के कंपोनेंट्स में कैपिटल भी है। मैंने अपनी लेक्चर 1 के अंदर इक्विटी को डिफाइन किया था कि इक्विटी में कौन कौन से सब हेड्स हैं। इस पर कैपिटल भी है, रिटेन अर्निंग या लॉस भी है, इसी तरह से रिजर्व भी हैं, ड्राइंग अकाउंट भी है। तो ये सारे इक्विटी को क्लासिफाई करते हैं कि इक्विटी में बेसिकली आता क्या है। इक्विटी करते हैं, कहते हैं बेसिकली नेटवर्थ को। और इसको फर्दर समझना है तो मेरी लेक्चर 1 के अंदर जाके रिव्यू कर लें, तो इक्विटी का बाकायदा उसमें बताया हुआ है कि इक्विटी बेसिकली क्या होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं और एसेट एक्सपेंस, ये सारे अकाउंट की जो फर्दर डेफिनेशन हैं तो वो वहाँ जाके आप रिव्यू कर सकते हैं। इस वक्त नेटवर्थ कंपनी की इस बैलेंस शीट को देखकर क्या नज़र आ रहा है कि इस वक्त नेटवर्थ कंपनी की है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। यही कहते हैं ना अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो है ही नहीं, तो 8,80,000 ही इक्विटी है और 8,80,000 ही हमारी इस वक्त रिफ्लेक्ट भी कर रही है कि 10 लाख जो कैपिटल कंपनी ने, बिजनेसमैन ने लगाया था, उसमें से 1,20,000 का इनिशियली लॉस हुआ है फॉर द टाइमिंग। अब फ्यूचर में वो जब उसकी ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग बढ़ेगी तो ये लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस साल उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, सेल्स कम थी। नेक्स्ट ईयर मे भी पॉसिबल उसकी सेल्स बढ़ जाए और एक्सपेंसेस कम हो तो प्रॉफिट का पोर्शन ज़्यादा हो जाए, और यही रिटेन लॉस जो है वो फिर अर्निंग में कन्वर्ट हो जाए नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन दिस चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय शेख दानिश, और इंशाल्लाह वी विल कवर in the next session also. Thank you very much. Thank you very much.